नमस्कार दोस्तों। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया और बुधवार को राज्यसभा में भाषण दिया। जितना अपेक्षा उनको या भारतीय जनता पार्टी को थी कि नरेंद्र मोदी के भाषण का असर जमीन पर देखने मिलेगा, तो शायद उतना होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसलिए आप देखेंगे कि बुधवार सुबह से ही गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स को काम पर लगा दिया। ये वो एंकर्स हैं जिन्होंने इस चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यूज किया था। ये वो लोग हैं जिनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को परमात्मा कहा था। अब इन्हें एक नया काम दे दिया गया है। अगर आप ट्विटर पर जाएंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो एंकर्स हैं ये बुधवार सुबह से ही ऑपोजिशन बेंच की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें ये कह रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तब विपक्ष किस तरह से प्रदर्शन कर रहा था। ये लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। ये वही एंकर्स हैं जो अपना काम नहीं करते हैं लेकिन विपक्ष पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में इनकी ओर से जो सवाल उठाया जा रहा है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के नेता हो, उन्होंने नरेंद्र मोदी को रोका, उन्हें टोका। तो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ या उन्हें बताना चाहता हूँ बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं की ओर से दिए गए भाषण का हिस्सा। ये दो नेता हैं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। आपको मैं बता दूं 30 जनवरी 2011 को अरुण जेटली ने, जब वो विपक्ष में थे, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, यूपीए की सत्ता थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रदर्शन हर रोज करते थे। उस समय अरुण जेटली ने कहा था पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक, और बाद में कहा था ओकेशंस व्हेन ऑब्स्ट्रक्शंस इन पार्लियामेंट ब्रिंग ग्रेटर बेनिफिट्स टू द कंट्री। यानी विपक्ष में रहते उनका कहना था कि अगर हम आंदोलन करते हैं, अगर हम प्रदर्शन करते हैं, अगर हम सवाल उठाते हैं तो इसका लोकतंत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है और ये किसी भी तरह से अलोकतांत्रिक या गैर संवैधानिक नहीं है। वो अकेले नहीं हैं। 11 सितंबर 2012 को एक और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता रही सुषमा स्वराज की ओर से कहा गया था नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम संसद को चलने नहीं देते हैं बतौर विपक्ष, तब भी हम वही लोकतंत्र का काम कर रहे हैं जिस तरह से दूसरे तरीकों से हम लोकतंत्र का काम कर सकते हैं। ये दो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की ओर से दिया गया बयान था जब वो विपक्ष में थे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू होता है और विपक्ष की ओर से मणिपुर का मुद्दा उठाया जाता है, नीट का मुद्दा उठाया जाता है, तो ये गोदी मीडिया के एंकर्स इसे अलोकतांत्रिक और साथ ही साथ गैर संवैधानिक बताने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइएगा, क्या मणिपुर का सवाल उठाना गैर जिम्मेदारी का सवाल है या इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? ये मेरा पहला सवाल है। लेकिन इसमें बात दोस्तों बड़ी है। बात यहाँ पर यह आती है कि जब संसद टीवी ने इस विपक्ष की ओर से हो रहे प्रदर्शन को नहीं दिखाया, जब ये तस्वीरें संसद टीवी की ओर से साझा नहीं की गई, तो ये तस्वीरें मीडिया के पास पहुंची कैसे? क्या ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की ओर से साझा की गई है? क्या एक तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष जो अब आक्रामक हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल तक एक कमजोर विपक्ष को उन्हें देखने की आदत रही है, तो उनसे यह सहन नहीं हो रहा है और इसलिए अब गोदी मीडिया के जरिए विपक्ष पर यह सवाल उठाने के लिए ये वीडियो साझा किए गए हैं। सीधी सी बात है, जब संसद टीवी की ओर से ये वीडियो साझा नहीं किए गए हैं तब विपक्ष के ये वीडियोस गोदी मीडिया के एंकर्स के पास पहुंचे कैसे हैं? और इसे लेकर कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। बिरला जी, मेरे आपसे सवाल है, संसद टीवी का प्रसारण ये संपत्ति होती है लोकसभा की और लोकसभा के कस्टोडियन आप हो, फिर जो लाइव प्रसारण नहीं हुआ वैसे क्लिप्स जानबूझकर बीजेपी को मानने वाले चरण चुंबक पत्रकारों को क्यों दिया गया? इसके पीछे का मकसद क्या था और ये कानूनी तरीके से सही है या गलत है? हम चाहते इसकी जांच हो। और मेरा ये दावा है, मैंने विकास भदौरिया जी को कोट कर कर ये ट्वीट किया है कि आपको हिरेन जोशी से ये क्लिप्स आई है और आपने जानबूझकर कानून का भंग किया है। फिर वो ओम बिरला जी को इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये कैसे क्लिप्स बाहर गई और ये सही में वाकई सही है या फिर डीप फेक है या फिर किसी तरह से किया गया है। और सबसे अहम बात, ये निजी लोगों के हाथों में, विशेषकर पत्रकारों के हाथों में कैसे लगा, किसने इसको डायरेक्शन दिया है, सब जांच के दायरे में होना चाहिए और ये सबकी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों 18वीं लोकसभा का ये जो पहला सत्र रहा है उसमें ये साफ हो चुका है कि जो विपक्ष है वो अब कमज़ोर नहीं है। नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ उनके साथ
एनडीए में मौजूद नेताओं को शायद इसकी आदत नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं कि अब गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं तब हम एक एनालिसिस भी करेंगे कि किस तरह से ये जो पहला सत्र रहा है 18वीं लोकसभा का, इसमें विपक्ष ने बता दिया कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। अगर एक मजबूत विपक्ष हो तो उसका कितना असर पड़ता है वो हमें इस पहले सत्र में ही देखने मिल गया। और अगर आप देखिए राहुल गांधी की ओर से जिस तरह के भाषण दिए गए उसका जो असर हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब भाषण दिया गया उसका जो असर हुआ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखिए ये तस्वीर को, एक जो तस्वीर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये लोकसभा स्पीकर की तस्वीर है। जब वो विपक्ष की ओर देखते हैं तब उनका रुख कैसा होता है, जब वो सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को देखते हैं तब उनका रुख कैसे होता है। आप देखिए कि विपक्ष और सत्ता पक्ष, इनकी जब हम बात करते हैं तो जो लोकसभा स्पीकर होते हैं दोस्तों, उन्हें अलग अलग रुख नहीं रखना चाहिए। लेकिन इस पूरे पहले सत्र में अगर आप विपक्ष के नेताओं के भी माने या जो सामने दावे आए हैं उसे भी अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो रुख रहा था वो अलग रहा था, और ये बेंच का रुख नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं या बताता हूं कि कैसे 17वें लोकसभा में जब विपक्ष के नेता बोलते थे और उनके भाषण का हिस्सा को एक्सपंज किया जाता था, 18वें लोकसभा में भी यही किया गया। राहुल गांधी के भाषण की बात करते हैं। राहुल गांधी ने हिंदुइज्म को लेकर जो भाषण दिया था उसका हिस्सा को एक्सपंज किया गया। बीजेपी को देकर जो हिस्सा उनका था उसे एक्सपंज किया गया, कई हिस्सों को। इसके अलावा जो दो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अदानी और अंबानी, उसे लेकर राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उस हिस्से को भी एक्सपंज किया गया, यानी संसद के रिकॉर्ड में से उस हिस्सा को हटा दिया गया। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम से जुड़े हुए दो हिस्से, नीट, मणिपुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए एक एक हिस्से को भी हटाया गया। यानी कुल मिलाकर 14 ऐसे हिस्से थे राहुल गांधी के भाषण के। 100 मिनट से लंबा उनका भाषण था, जिसमें कम से कम 15 मिनट तक संसद में बैठे लोग, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लेकिन 14 ऐसे हिस्से थे जिसे राहुल गांधी के पहले भाषण बतौर एलओपी, बतौर विरोधी पक्ष नेता जो उनका भाषण था, उसमें से इसे हटा दिया गया। और वो अकेले नहीं है जिनके भाषण में से इस हिस्से को हटाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी जब भाषण दिया गया राज्यसभा में, तब उन्होंने आरएसएस को लेकर जो बात की उसे भी हटा दिया गया। जब ये भाषण को हटाया गया उसके बाद राहुल गांधी की ओर से भी दोस्तों बयान आया है, और उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो मुझे कहना था वो मैंने कहा है और वो सच है। आप अपने रिकॉर्ड से इस सच को ज़रूर एक्सपंज कर सकते हैं, जनता को ये पता है, और ये जो सच है उसे आप लोगों के बीच से एक्सपंज नहीं कर सकते, चाहे वो अदानी अंबानी का बात हो, मणिपुर की बात हो, नीट रो की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो। क्या नरेंद्र मोदी ने खुद को ये नहीं कहा था कि वो डायरेक्ट, उनका जो बायोलॉजिकल वो नहीं है और सीधी तरीके से वो भगवान से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से सीधी बात करते हैं? यही बात तो राहुल गांधी ने की है, लेकिन उसे हटा दिया गया। आरएसएस पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे बात करते हैं उसे एक्सपंज कर दिया जाता है। लेकिन याद कीजिए राज्यसभा में स्पीकर की ओर से क्या कहा गया। वो खुद अपने आप को आरएसएस का शिष्य मानते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए बताते हैं। सुनिए उन्होंने बतौर स्पीकर क्या कहा। माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो। मैंने कह दिया है, जनवरी 1994 ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था। मैं एकलव्य बनाऊं 25 साल पहले। सुनो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था। और जब से मेरा परिवर्तन हुआ, नड्डा जी, जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा। प्लीज कंटिन्यू। तो दोस्तों मामला साफ है, 18वीं लोकसभा हो,
इसमें आने वाले जितने भी सत्र होंगे वो इसी तरह से हंगामेदार रहने वाले हैं। विपक्ष में जो लोग हैं क्योंकि वो ताकतवर हुए हैं, तो जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो तो कमज़ोर हुए ही हैं या वो तो उन पर अटैक कर ही रहे हैं। गोदी मीडिया भी उन पर अटैक कर रहा है। अब जो स्पीकर हैं उनकी ओर से भी जिस तरह से धनखड़ साहब ने आरएसएस का जिक्र किया या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आरएसएस को लेकर जो बात कही उसे हटाया गया, इससे साफ है कि यहाँ पर विपक्ष को और भी दबाने की कोशिश की जाएगी। और शायद इसलिए संजय राउत की ओर से जो राष्ट्रपति को लेकर कहा गया कि अगर आप दही चीनी प्रधानमंत्री को खिलाते हैं तो राहुल गांधी को भी खिलाना चाहिए, तब भी एक बहुत बड़ा जो तबका था राज्यसभा में, नरेंद्र मोदी का तबका, वो नाराज हो गया। सुनिए संजय राउत ने क्या कहा था। तो सभी अखबार में एक फोटो प्रसिद्ध हुआ, एक पिक्चर पब्लिश हो गया कि राष्ट्रपति जी ने अपने हाथों से मोदी जी को दही और चीनी मिठाई खिलाई। कृपया महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यों के बारे में सदन में चर्चा नहीं करें, कृपया नहीं करें। दही चीनी खिलाई, मैं उसको अच्छी बात है, कृपया ये अंकित नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये चित्र विचलित करने वाला है। राष्ट्रपति जी एक ऐसे व्यक्ति है, वो किसी पार्टी की नहीं होती। राष्ट्रपति जी पूरे देश की है। राष्ट्रपति जी बीजेपी की है, राष्ट्रपति जी कांग्रेस पार्टी की है, शिवसेना की है, सबकी है, हमारी सबकी है। तो राष्ट्रपति जी ने, मुझे लगता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को भी बुलाना चाहिए, दही चीनी कृपया राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा नहीं करें, अंकित नहीं होगा। तो आने वाले सत्रों में दोस्तों आप इसी तरह से ऐसे तमाम मुद्दे देखेंगे जिसे लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में मतभेद बने रहेंगे। ये पूरा जो लोकसभा सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उन्हें आदत नहीं है एक मजबूत विपक्ष की, और इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है क्योंकि लोगों ने उन्हें भेजा है ये बताने के लिए कि लोकतंत्र में आप किसी एक के पास पूरी ताकत नहीं दे सकते। राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी के ऐसे 3 भाषण का हिस्सा है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो बताता है कि वो अराइव हो चुके हैं। दिस इज द अराइवल ऑफ राहुल गांधी। बतौर विरोधी पक्ष नेता उन्होंने अपना काम कहा, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पर जो बात किया हो, जो अभी एक्सपंज हो चुका है, स्पीकर को लेकर जैसे कि उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी से वो मिलते हैं तब स्पीकर का रुख कैसा होता है और राहुल गांधी से जब हाथ मिलाते हैं तब उनका रुख कैसा होता है, या फिर वो कैमरा का हिस्सा हो कि जब राहुल गांधी भगवान की तस्वीर दिखाते हैं तब कैमरा उनकी ओर से हट जाता है। ये सारे मुद्दों पर जिस तरह से राहुल गांधी ने खुलकर बातचीत की है, और राहुल गांधी अकेले नहीं, महुआ मोइत्रा ने खुलकर बात की है, इसके अलावा और तमाम नेताओं ने जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है, ये बताता है कि इस बार विपक्ष सुनने के मूड में नहीं है। दोस्तों देखिए इन हिस्सों को और आप बताइए और आप खुद सोचिए कि क्या विपक्ष मजबूत हुआ है या नहीं। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। There are actually 2 people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य ये देखो। तो दोस्तों अब जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि राहुल गांधी का भाषण का हिस्सा हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण का हिस्सा, उन्हें एक्सपंज कर दिया गया है। 17वीं लोकसभा की मैं आपको बात करता हूं, तब भी ऐसे कई हिस्से थे
जिसे एक्सपंज कर दिया गया था राहुल गांधी के भाषण से, खासतौर पर वो हिस्सा जिसमें उन्होंने गौतम अदानी पर हमला किया था। 53 मिनट का भाषण उस समय राहुल गांधी ने अपने 17वीं लोकसभा में दिया था, जब एक के बाद एक कई लोकसभा के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा था, और 53 मिनट के भाषण में से 18 रिमार्क्स को उस समय हटा दिया गया था। और अगले दिन इसी तरह के भाषण जब राज्यसभा में भी दिए गए थे पिछले लोकसभा के सत्र में, उन्हें भी हटा दिया गया था। यानी एक के बाद एक जिस तरह के हमने देखा कि सरकार में मौजूद लोगों ने विपक्ष पर हमलावर रहे थे वो 17वीं लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में अब विपक्ष मजबूत हो चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं हमलावर रहने की। उनके भाषण को एक्सपंज किया जा रहा है, उनके भाषणों के हिस्से को काटा जा रहा है, प्रधानमंत्री पर फोकस किया जाता है, विरोधी पक्ष नेता के कैमरे से उनको हटा दिया जाता है। इससे क्या समझे दोस्तों, क्या यही काम है स्पीकर साहब का, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हों या फिर राज्यसभा के स्पीकर हों? आप आरएसएस की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जब कोई आरएसएस पर कुछ कहे तो आप उन्हें एक्सपंज कैसे कर सकते हैं? आपकी ये तस्वीर देखिए, जब लोकसभा में आप आते हैं सत्ता पक्ष को आप किस तरह से मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन जब विपक्ष की ओर आपकी नज़र पड़ती है तब आप किस तरह से गुस्से में रहते हैं। दोस्तों, अगर लोकसभा की बात करते हैं हम या फिर संसद की बात करते हैं तो विपक्ष को उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि सत्ता पक्ष को, लेकिन पिछले 10 साल में इन्हें ये आदत नहीं रही है और शायद इसलिए इनका रुख इस बार अलग दिखने मिला है। लेकिन मैं बस यही कहते हुए इसे अंत करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें आदत डाल देनी चाहिए, उन्हें यह आदत होनी चाहिए कि देखिए विपक्ष अब ताकतवर है, आपको ये सुनना होगा, आपको ये समझना होगा, आपको अपने तथ्यों को और मजबूत करना होगा। अब ये पहले की तरह का संसद नहीं रहा है कि आप कुछ भी कहे जाएंगे, विपक्ष के लोगों को आप एक के बाद एक निलंबित करते जाएंगे और सब चुप रह जाएंगे, और इस बार विपक्ष सुनने के मूड में भी नहीं है। और इसलिए दोस्तों मैं यही कह सकता हूं कि चाहे आप गोदी मीडिया के एंकर्स के जरिए ट्वीट कराइए, चाहिए आप अपने बीजेपी के पूरे सोशल मीडिया को लगा दीजिए, विपक्ष अपनी बात इस बार लोकसभा में रख रहा है। उन्हें पता है कि जनता ने इसलिए उन्हें भेजा है, और कम से कम पहले सत्र में तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आने वाले दिनों में आप देखें कि बीजेपी अपनी ओर से और भी कई सारे जो लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग हों, उनके पूरे सेल हों, आईटी सेल हो, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, झूठ फैलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसका विपक्ष कैसे जवाब देता है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते हैं जिसमें आपको हम तथ्य रखने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं खुलकर कि कहाँ पर विपक्ष कमज़ोर है या कहाँ पर वो ताकतवर हुआ है, और वो बातें जो शायद गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाए वो इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इस तरह के तमाम वीडियोस लगातार आपके सामने लाते रहते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।